नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संघ और मोदी के बीच के संबंध, इस पर चर्चाएं हमने पिछले कुछ वक्त से बंद कर दी थी और हमने कार्यक्रम में बोला था कि इनके संबंधों को समझना, समझ लीजिए, पूरे ब्रह्मांड के, धरती के नहीं, ब्रह्मांड के 151 चक्कर काटने के बराबर है। ये आपस में सब मिले हुए हैं। कौन किसको निपटा रहा, कौन किसको किसके साथ खेल रहा, ये समझना नामुमकिन के करीब हो जाता है। लेकिन आज मजबूरी में संघ और मोदी के संबंध और इन संबंधों के बीच में अमित शाह की जगह कहां पर है, इसको समझने की जरूरत आ गई है। अब नहीं हम समझ पाएंगे अकेले, तो हम और भाव मिलके समझेंगे, और हम भाव मिलके भी नहीं समझ पाएंगे तो हमारे साथ आप दर्शकों का भी सहयोग चाहिए। जरा आप लोग के साथ मिलकर समझा जाए। संघ के 100 साल, और 100 साल की इस जश्न में आप कितनी भी तारीखें और कितने भी बड़े जलसे देख लीजिए, लेकिन संघ का जो सबसे बड़ा जलसा होता है वो विजयादशमी का जलसा होता है, दशहरा जिसको कहते हैं। और कल ही है दशहरा। जब पूरा हुआ तो पूरा साल ही जश्न मनाया जा रहा है। पूरे साल में जश्न का सबसे महत्वपूर्ण दिन दशहरा, महत्वपूर्ण दिन कल। इस मौके पर मोदी, विश्व गुरु मोदी, संघ के अगर कहा जाए तो सबसे अब तक काबिल व्यक्ति, काबिल स्वयंसेवक मोदी। ये कह तो हम लोग कह के गलती कर रहे होंगे, कुछ लोग, हो सकता है संघ के लोग नाराज हो जाएं, लेकिन संघ में भी बहुत सारे लोग जो है ना, संघ को निपटाने पर और मोदी के चरण चुंबक बनने पर जोर दे रहे हैं। तो मोदी क्या विजयादशमी में होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए थे ना? नहीं है। उसके बाद के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम 5 तारीख का है, जिसमें सीजेआई गवई की माता जी को इनवाइट किया है, मुख्य अतिथि रखा है। मोदी जी नहीं है। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं आया, कल तक शेड्यूल्ड कार्यक्रम नहीं आया। आज एक कार्यक्रम दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर भवन में, संघ का कार्यक्रम, जिसमें सिक्के उक्के जो तैयार कर रखे थे मोदी जी, जैसे दिवाली में चांदी के सिक्के उक्के गिफ्ट दिए जाते हैं, तो चांदी का सिक्का उक्का जारी किया है। क्या मोदी जबरन संघ से सटने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें वसुंधरा राजे भी एक फैक्टर, कई कोने जुड़ने हैं। क्या जबरन सटने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर सटने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या मोदी ने ये ठान लिया है कि शाह को निपटाना है और संघ संघ की शरण में जाना है? शाह को निपटाएंगे तो संघ मोदी को अपना भी लेगा। संघ का भी चरित्र थोड़ा अद्भुत ही है जैसे ही, क्योंकि संघ शाह को निपटाते ही संघ सुरक्षित हो जाएगा कि मोदी कितना दिन, क्योंकि संघ ही जानता है कि मोदी अविनाशी नहीं है। भाव को लाइए चर्चा में, फटाफट लाइए, लाइए जोड़िए, फटाफट जोड़िए, लाइए। स्वागत है भाव। ये हमने कहा था पहले, लेकिन आज मजबूरी में लाना पड़ा, जब इतना बड़ा जलसा और जश्न मना रहा है संघ लगातार, और कल ही है उसका सबसे बड़ा जलसा। जरा दिखाइए, आज एक विजुअल दिखाइए, आज का विजुअल। ये विजुअल है अंबेडकर भवन का। मोदी जी देखिए खड़े हैं, मोदी जी खड़े हैं, और मंच पर वो वाला जो मोदी जी का आभा मंडल होता है ना, कि सिर्फ मोदी ही मोदी होते हैं। मोदी के मंचों पर कोई और होता है, सिर्फ मोदी ही मोदी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी समानांतर खड़े हैं। वहां पर संघ के नंबर 2 भी मौजूद हैं, और मोदी वहां पर खड़े हैं, अपनी तरफ से संघ को जो जो दे सकते हैं वो सब देने के लिए आतुर है, व्याकुल है। सिक्का दिया, डाक टिकट दिया, सब दे दिया। आर्टिकल सोचिए, मोदी जी ने शायद अपने पूरे जीवन में इतना लिखा हो ना लिखा हो, जितना लंबा आर्टिकल लिख दिया मोहन भागवत के लिए, और बदले में मोहन भागवत ने एक ट्वीट भी नहीं किया जन्मदिन पर। उसके अलावा जरा मैं चलता हूं बांसवाड़ा, वहां से की तस्वीर दिखा दूं, तब भावुक पास चलूंगा, क्योंकि संघ का मामला भावुक पूरा आपको एक एक पार्ट खोल के बताएंगे। अब हटा दीजिए, इनको बीच में चलाते रहिएगा। जरा एक खबर दिखाइए,
ये खबर पुरानी है, लेकिन खबर पुरानी होकर के उसमें नयापन आ रहा है। मोदी और संघ नेताओं से वसुंधरा की मुलाकात, क्या खत्म होगा बीजेपी में वनवास? हटा दीजिए। जरा एक विजुअल है, विजुअल दिखाइए। बांसवाड़ा में अभी 3 दिन पहले मोदी की रैली थी, उस रैली का विजुअल है। ये देखिए, सारे राजस्थान के तोपची खड़े हैं। मोदी जी वहां पहुंचे और सबके तरफ गए और एकाएक मोदी जी उधर से हाथ जोड़ते मुड़े और फिर सामने नजर आ गई वसुंधरा राजे सिंधिया। अब देखिए, अब देखिए, यही पल है सबसे महत्वपूर्ण जो अभी हमने आपको दिखाया कि बस वहां पर रुक गए और जो खबर है उस खबर के मुताबिक मंच पर मौजूद लोगों को भी ये पता नहीं है कि वो मंच पर नॉर्मली मोदी जी तो मंच पर जिधर से गुजर जाते हैं लोग धन्य हो जाते हैं, लेकिन रुक कर वसुंधरा से बातचीत किए। वसुंधरा राजे के साथ वो कम से कम 20 सेकंड 15 सेकंड का कन्वर्सेशन कुल मिला के था। मंच पर मौजूद लोग भी जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए क्योंकि बड़े करीब से बातचीत हो रही थी। तो क्या बातचीत हुई? राजस्थान की पत्रकारिता में अटकलबाजियां चल रही हैं कि राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर बात हुई। ये मेरे या जो भी दर्शक पॉलिटिकली जागरूक है उनके लिए कतई हजम होने वाली बात नहीं है। मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो वसुंधरा खान में पर्ची पकड़ा दिया गया था, मंत्री बनाने के लिए वसुंधरा से बात किया जाएगा, किसको हजम होगा भाऊ? ये जरा आज दिल्ली के अंबेडकर भवन से बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से नागपुर और नागपुर से वो गवई की माता जी वाला प्रोग्राम शायद अमरावती, ये जरा ये पूरा जो है एक चौहद्दी बनाइए, क्या है ये? देखिए आशीष जी, बहुत ही ग्राउंड रूल है। संघ और मोदी जी का दोनों का यदि हम आकलन करें, या जो सर्वोच्च सत्ता के शिखर पर बैठा रहता वो, और उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता वो, वर्तमान में भाजपा और संघ है। यदि मैं बहुत ही मतलब कई संघ में मुझे हमसे हमको चाहने वाले भी लोग हैं, कई बीजेपी में भी मित्र है हमारे, हो सकता है मेरे इस ब्लंट रिमार्क से नाराज हो, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि दोनों बेदिल है, दोनों के पास दिल नहीं है। दोनों का चेहरा प्लेन है, अमानवीय अंग मुझे ज्यादा दिखता है। संघ को एक लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदू राष्ट्र के अनुसार संविधान तय करना, ये संघ का लक्ष्य है। मुझे बहुत पहले एक संघ के बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा था कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल ये आप गिना करो, संघ नहीं गिनेगा। संघ का रथ अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा है। रास्ते में जब हाथ घोड़े थक जाते हैं रथ के, तो हम घोड़े बदल देते हैं। अटल अडवाणी थक गए तो बदल दिए, मोदी शाह आ गए। मोदी शाह थक जाएंगे तो बदल देंगे, दूसरे लोग आएंगे। हमारे घोड़े बदलते रहते हैं, लक्ष्य एक है और संघ रथ पे विराजमान है। ये संघ का है। संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ के लिए मोदी जी, अडवाणी जी, अटल जी ये घोड़े थे। लक्ष्य साधना का एक लक्ष्य साध्य करने के लिए एक प्रोसेस था। अब घोड़ों को देखो, घोड़ों को पता है कि रथ का बोझ यदि उन पे है तो वो सिर्फ रथ नहीं ढो रहे हैं, इस देश का सर्वोच्च पद भी पा रहे हैं। इसलिए घोड़ा सोचता है कि ये रथ मैं ही खींच रहा हूं और जो कुछ भी हूं मैं हूं। ये कंपटीशन चल रही है, इसलिए दोनों के बीच ये सब ये संघ के प्रति लाल किले से बोलना, संघ चालक के ऊपर आर्टिकल लिखना, संघ करना, ये सब आपकी सत्ता हिलती है तो आपको संघ चाहिए। और संघ को अपने हिसाब से घोड़े चाहिए। संघ ने कहा कि घोड़ा थक गया है, बदलाना चाहिए, और घोड़ा परेशान है कि बस कुछ देर और मुझे मत करो।
इसी जद्दोजहद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का तय नहीं हो पा रहा है। ये वस्तुस्थिति है। अब इसमें लोग कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। कभी कहते हैं कि वो हाँ, पहलगाम हो गया, इसलिए अभी अध्यक्ष पद टाल उसके ऊपर टाला जा रहा है। अरे बिहार के चुनाव में पूरा पहलगाम के बाद आप कैश करना चाहते हो, अरे बीजेपी का अध्यक्ष और पहलगाम का क्या मतलब है? कुल मिलाकर इनको लगा कि अब हम इतने ऊपर हो गए हैं कि अब हम संघ की जरूरत नहीं है। अब घोड़े स्वच्छंद हो गए हैं, एराफत की कोई जरूरत नहीं हमको, हम अपने हिसाब से चलेंगे। फिर चुनाव आया, चुनाव लोकसभा का आया, उसमें ये तक कहा गया कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये 180 पे आ गए टेक्निकली, 60 सीटों का एडीआर के अनुसार जुगाड़ भी हो गया, तो 240 पे आ गए, सरकार बैसाखियों पे आ गई। इन्हें ये समझ में आ गया कि नहीं, संघ की जरूरत है। फिर लिपापोती चलने लगी। संघ को भी समझ में आ गया कि हमारे हंटर ने इनकी औकात तो दिखा दी, लेकिन अभी इनको फिर से मुंह लगाना मतलब फिर से अब इनको समय आ गया कि इनको रिटायर करो। उसी जद्दोजहद में चीजें चल रही है। संघ में भी देखिए, सत्ता के साथ सुख आता है आशीष, ये बात मान लीजिए आप, ठीक है। संघ के प्रचारक भी अब सुख, भौतिक सुख के आदी हो चुके हैं। उन्हें भी एयर कंडीशन गाड़ियां चाहिए, उन्हें भी फ्लाइट के टिकट्स चाहिए, उन्हें भी रहने के लिए एसी कमरे चाहिए। वो दिन चले गए कि किसी भी स्वयं सेवक के घर में चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाकर उनके ही छोटे बच्चों को देशभक्त और जो संघ की कहानियां सुना सुनाकर और वहीं ओटले पे सोने वाले, अब 5 स्टार होटल में सूट बुक चाहिए, रूम से नहीं होता। केंद्र में सत्ता है 10 साल से, स्वीट रूम चाहिए। तो वो जो जिनको ये विलासिता और ये भोग का लगा है, अब उनका क्या हुआ? उनके लिए सत्ता में बने रहना बहुत अहम है, क्योंकि एक बार एसी की आदत लग गई तो नॉन एसी में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सत्ता में बने रहने के लिए फिर उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो एन केन प्रकरण में सत्ता से रहे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारा सब नेस्तनाबूद करो, सारे जितनी भी परंपराएं हैं उसको समाप्त करो, सब संविधान संविधान साथ में रखो, न्यायपालिका भी को भी रगड़ दो, कार्यपालिका भी रगड़ दो, सारी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको अपने पैरों के नीचे दबा के रख दो और सत्ता में बने रहो। वो सूट करता है उनको। और इसी इसमें संविधान खत्म हो रहा है, इसका एक सुप्त सुख भी है। इन सारे प्रोसेस में संविधान भी तो निपट रहा है, जो हमारी अंदर की इच्छा है, वो भी एक बैलेंस हो रहा है। इसलिए एक सेक्शन है जो चाहता है कि अभी वर्तमान में जैसे चलने चलने दो। अब बताइए ना, संघ का पुराना ऑफिस और नया ऑफिस देखिए आप, हाँ। आपको अपने आप पे ही तरस आएगा कि यार हमको तो ग्रो ही नहीं कर पाए जो संघ ने ग्रोथ की। क्या संघ को दिल्ली में इतने बड़े कार्यालय की जरूरत थी? सवाल ये है। और संघ का कार्यालय ये संघ की एक एक भोंडा प्रदर्शन है। संघ यदि भोग विलासिता की तरफ नहीं जा रहा है तो फिर कहां जा रहा है, ये प्रश्न चिन्ह है। मात्र धोती कुर्ता पहन के और राष्ट्रवाद की बात करने से काम नहीं होगा ना। बाकी आप किस मर्सिडीज में यदि बैठ के आते हो तो खादी वाला भी लोग बोलेंगे मर्सिडीज में बैठ के आता है और हमको ज्ञान देता है कि बैलगाड़ी की अपने एक महत्व है। और तू आ जाना भाई, कल से बैलगाड़ी में तू हमको ज्ञान क्यों दे रहा है? भाई संघ का ऑफिस इतना अच्छा हो सकता है तो फिर जो मंत्री गण है उनका क्यों घर अच्छा नहीं हो सकता? वो भी तो पैसे खाएंगे। क्योंकि हर विलासिता के नीचे कहीं ना कहीं मुझे भ्रष्टाचार का जल चढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में अब कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूले चलते हैं। आप भी दुखी नहीं, मैं भी दुखी नहीं। संजय जोशी, मोदी, वसुंधरा और संघ, इसी पे इसी पे आ रहा हूं इसी पे आ रहा हूं इसी पे आ रहा हूं मोदी जी का संघ के प्रति क्या प्रेम है, ये मैं कहूं, और इसका आपको यदि सत्यापन करना है तो आप मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे
हम्म, और गुजरात में जो संघ का कार्यालय देख रहे थे उन लोगों को देखिए। हाँ, मोदी जी को जब प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया था, तब गुजरात से करीब-करीब 80 लोगों का डेलीगेशन आया था मोहन भागवत जी को मिलने। हम्म, हाथ जोड़ने की, भाई क्या कर रहे हैं आप? पछताओगे एक दिन। हम्म, संघ के जो लोग थे गुजरात में वो बाप-बाप कर रहे थे। क्या हो गया भई सिंघल साहब का, अशोक सिंघल जी का? प्रवीण तोगड़िया का क्या हुआ? किसने निपटाया उनको? कौन थे ये? क्या ये संघ के हाथ नहीं थे? हम्म, हम्म, लेकिन संघ, मैंने कहा ना, इतना हार्टलेस है कि उन्होंने हुक तक नहीं की, जाने दो जाता है तो। आज तक जितना संघ के लिए किया, प्रवीण तोगड़िया को लगता होगा कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। हम्म, गडकरी के ऊपर जब फर्जी आरोप लगे और गडकरी को सुरेश सोनी ने बोला कि आप अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ोगे, तो गडकरी ने कहा कि ये आरोप है ही नहीं मेरे पे, हम्म, ये जब फर्जी आरोप है। बोले नहीं, परसेप्शन अलग जा रहा है। तब संघ क्यों नहीं खड़ा हुआ गडकरी के साथ? हम्म, भाई उसके बाद क्या हुआ? जितने भी आरोप लगा के लोगों ने माफिया मांगी, हम्म, अरविंद केजरीवाल से लेकर सब तक। तो संघ किसी का नहीं है। समय आने पे संघ हाथ उठा देता है। हम्म, हाँ, संघ में पहली बार यदि थोड़ा सा दो फाड़ होने की तरफ दिखते हैं या संघ में एक सेक्शन अलग हो गया है, वो क्रेडिट मोदी जी को जाता है। उन्होंने हाँ, बैठे बैठे संघ में ऐसा मट्ठा डाल दिया कि संघ में भी अब दो शाखाएं हो गई, जो कभी दिखाई नहीं देती थी। हम्म, तो मोदी जी का संघ प्रेम गुजरात वालों को पूछो। मोदी जी ने अपने अपने साथी, जो उनके एक समय के बहुत अच्छे मित्र थे, संजय जोशी, उनका कैसा निपटारा किया ये देखो। हम्म, उसके बाद विरोधियों का निपटारा कैसा होता गया, गुजरात में ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जब संघ को लगता है कि उनका पलड़ा थोड़ा भारी हो गया और ये दोनों गुजराती ये समझ गए कि वो गलत जगह डायल कर गए, तो अध्यक्ष पद के लिए संघ भी चाहता है कि भाई संजय जोशी हो या वसुंधरा हो। अब हम्म, बहुत लोगों का कहना है कि वसुंधरा की और संघ की पटती नहीं थी। हम्म, संघ और वसुंधरा के बीच में जो गलतफहमियां थी वो भी किसी और की वजह से। वसुंधरा जी का भी एक अपना अहम था, हाँ, लेकिन सत्ता से इतना दूर जाने के बाद उनको भी समझ में आ गया कि हम कुछ भी हो लेकिन संघ संघ है। तो उन्होंने इतने दिन के वनवास में एक काम किया जो संघ को ठीक से साध लिया और अपनी इक्वेशन ठीक कर ली है। हम्म, अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल है वसुंधरा जी से। हम्म, उन्हें वसुंधरा जी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन संजय जोशी का नाम आते से ही उनकी नींद हराम हो जाती है। हम्म, हम्म, दूसरी ओर वसुंधरा जी का नाम आते से ही अमित शाह जी की नींद हराम हो जाती है। लेकिन अमित शाह संजय जोशी जी से कंफर्टेबल है। मैं हम्म, आपको बता दूं, सबसे पहले विधायक का टिकट अमित शाह जी को संजय जोशी ने दिया था। संजय जोशी, हाँ, हम्म, यदि मैं कहूं कि ये संजय जोशी की फाइंड है तो गलत नहीं होगा। इनकी आपसे मुलाकात भी है, हम्म, संजय जोशी और अमित शाह की मुलाकातें भी हुई है। वहां वसुंधरा जी और प्रधानमंत्री जी की, ये तो आपने स्टेज पे मुलाकात देखी, हम्म, लेकिन आपने ऐसे भी स्टेज के कार्यक्रम देखे कि अमित शाह स्टेज पे और वसुंधरा जी चुपचाप बैठी रही और वो चल चल के भी गए, वो पूछा भी नहीं। हम्म, फिर बीच में उनको लगा कि नहीं, कुछ इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने फिर एक आध बार उनको गाड़ी में बैठ के लेके चल रही, वसुंधरा जी आप आइए गाड़ी में। तो वसुंधरा जी के साथ ये जो प्रधानमंत्री, बीच में वसुंधरा जी को 2-3 बार प्रधानमंत्री जी ने बुलाया भी था मिलने। हम्म, हम्म, राज्यों को लेके बातें होती है, तमाम बातें होती है। क्योंकि राजस्थान में एक नेता है जिसका वजूद है जनमानस में, वो वसुंधरा जी है। इसमें हम्म, आप और मैं, आप पसंद करें ना पसंद करें, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हाँ, मेरे और आपके पसंद करने से कोई नेताओं का कद, जो जिसकी जनता पे पकड़ है पकड़ है। आप हम्म, चाहोगे नहीं चाहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए राजस्थान में, हम्म, दोनों गुजरातियों ने,
ये सारे पिग्मी दिखाई दिए वसुंधरा जी के सामने, पिग्मीज। हम्म, उसमें से 90% फोर्स तो वही है जिसको वसुंधरा जी ने बनाया था। वो हाँ आज हाँ भी सब। वसुंधरा जी के आज भी वसुंधरा जी बोलते क्या है तो उठ के खड़े हो जाते, नहीं रानी साहब, रानी साहब, रानी साहब, रानी साहब करने लगते हैं, बाहर आके कुछ भी कहे, लेकिन हाँ सामने हाँ आज भी हिम्मत नहीं वसुंधरा जी के बैठने की। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने देखा है आशीष आंखों से। जिसको हम जलवा कहते हैं वो जलवा तो नहीं है, लेकिन हम्म। अरे मैं बता रहा हूँ, ये 2013 में ये राजेंद्र राठौड़ वगैरह का आज जो है मंच पर माइक पर कहीं कुछ बोल दें, लेकिन ये वसुंधरा राजे नाम के साथ ही राजेंद्र राठौड़ अपने पांव पर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। अगर नहीं होता, नहीं जो है नहीं। वसुंधरा बोल दें कि खड़े हो तो खड़ा रहना है। आज आज बड़े भी नेता हो वसुंधरा कुछ भी आज बोल दें। आज भी वसुंधरा जी ने किसी स्टेज पे बोला था, क्यों राजेंद्र? हाँ, रानी साहब, हाँ रानी साहब। तो वो आवा है। तो कुल मिलाकर अभी ये पोस्टल स्टैम्प भी आ गया है और बहुत सारे आयोजन होंगे। और आपने कहा दशहरे के दिन, देखिए दशहरे में एक बात देख लीजिए, मैं कोई संगी तो हूं नहीं, लेकिन संघ ने दशहरे के मैदान में जिन लोगों को बुलाया, उनकी यदि आप सूची देखें तो उसे उसमें आध्यात्मिक लोग हैं जिनके प्रवचन सुनने लाखों की तादाद में लोग आते हैं, या पॉलिटिकल वो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बौद्धिक लोग। और जो जो राजनीति बौद्धिक लोग हैं वो थे। लगातार उस आयोजन में जब संघ को बहुत अंग्रेजों के टाइम और फिर आजादी के बाद भी संघ को पैट्रोनाइज किया कई जगह, भोसले राजघराने ने नागपुर के, तो कई जगह 3-3 4-4 बार तो राजघराने के लोग थे हम्म, वहां पर। पिछली बार प्रणव दा को लेके गए थे, हाँ। एक बार वरुण गांधी गए थे। हम्म, तो वरुण भी अच्छे पढ़े लिखे हैं लोग, वरुण गांधी हम्म, को मात्र संजय गांधी का लड़का ना समझे। वरुण गांधी हाँ बहुत वो। पढ़ा लिखा है, स्टूडियस है, उसके किताबों की रॉयल्टी मिलती है, अच्छे कवि है, अंग्रेजी में कविता करते हैं, किताबें लिखते हैं। उनकी किताबें पढ़े तो समझ में आता है, या उनसे बात करें तो। और गवई जी की पत्नी को बुलाना, ये कोई इसके लिए नहीं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की माँ है। वो माँ बाद में है, सबसे पहले वो रासू गवई की पत्नी है। रासू गवई पिछड़ों के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे थे, आम्बेडकरियन थे, आम्बेडकर की विचारधारा से पूर्ण रूप से, और बौद्ध धर्म उन्हें आम्बेडकर जी के साथ ही उनके स्वीकारा गया था। संघर्ष का दूसरा नाम था। और एक बात रासू गवई जी की थी, विचारधारा कुछ भी हो लेकिन अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी दोस्ती देखने लायक थी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी विचारधारा के हो लेकिन हर विचारधारा के लोगों से उनकी मैत्री होती है। संघ के एक कार्यक्रम में वो गए और उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा कि मैं संघ की चतुर्वर्णीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन चतुर्वर्णीय व्यवस्था विरासत में लेकर भी संघ बात कर रहा हो, लेकिन वर्तमान में संघ उसको प्रेस नहीं कर रहा या उसको लागू करने के लिए हट हट धर्म नहीं अपना रहा, ये भी मैं जानता हूं। तब बाबा साहब देवरस चेयर पे बैठे हुए थे। अटल जी के साथ रासू गवई का जो इक्वेशन था वो तो अभूतपूर्व था। वो तो पार्लियामेंट में मैंने देखा मेरी आंखों से। दीक्षा भूमि के लिए कुछ फंड चाहिए थे, हम्म, वो सांसद थे तो बात हो रही थी। और क्योंकि मेरे फादर के और गवई साहब के बहुत मानते थे, हमारे फादर को गवई साहब और गवई साहब को हमारे फादर, तो वो उसी अधिकार से मुझसे बात करते थे। तो कई बार तो उधर लोग कह रहे थे कि वो देना पड़ेगा वगैरह, अरे बोले मैं प्रधानमंत्री को दे दूंगा। तो बाकी कार्यकर्ताओं ने एक तरफ देखा कि यार बाबा क्या हो गया, ऐसी बात कर रहे प्रधानमंत्री को दे दूंगा। बोला दे देंगे। दूसरे दिन पार्लियामेंट में हम हमारे पास पास था तो हम गए।
रासू और हम खड़े थे, इतने में अटल जी आए सामने से, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है पार्लियामेंट में, वहां जाने के लिए। तो उन्हें देखा और अटल जी ने दोनों हाथ ऐसा ऊपर करके बोला, रासू। बोला, क्या अटल? दोनों गले मिले, हाथ पकड़ा, बोला चलो चाय पीते हैं। अटल जी उनको लेके गए, इन्होंने कागज सामने रख दिया, 2 मिनट में सैंक्शन हो गया, वापस आ गए। मैंने बोला, बाबा आपके बहुत अच्छे रिलेशन है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अटल जी की जो पहली विदेश यात्रा थी, उस डेलीगेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, हम्म। और ऐसे देश में वहां चले गए कि वहां अटल जी, वहां ठंड इतनी पड़ी कि अटल जी को आइडिया नहीं थी। तो इन्होंने एक अपना जैकेट, वुलन का जैकेट अटल जी को दिया, ये पहनो नहीं तो मर जाओगे तुम। और जब 75 साल पूरे होने पर जब एक ग्रंथ निकला रासू गवई पे, उसमें एक अटल जी का लेख है, और उस लेख में उस जैकेट का जिक्र है कि सालों पहले पहनाया हुआ ये जैकेट की गर्माहट आज भी ये है। तो ये वो लोग हैं आशीष, वह विचारधारा ठीक है। जब जब वो गए थे, प्रणव दा गए थे, तब भी बहुत डिबेट हुआ था, हाँ सारे हाँ। कांग्रेसी टूट पड़े थे, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तब मैं इंडिया टीवी पे बैठा हुआ था और मैं लगातार ये कह रहा था कि पहले जाने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। हम्म। यदि कल मुझे संघ से यदि बात करनी हो या मुझे बुलाया गया, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं वहां जाके संघ जो अच्छा काम करता है उसकी बात करूंगा, जो संघ गलत काम करता है उसकी आलोचना। मतलब इतना तो कहूंगा कि इस विचारधारा से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। तो उस पूरे कंट्रोवर्सी पे मोहन भागवत जी ने पहले भाषण में कहा कि प्रणव दा की एक राजनीतिक विरासत है, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आज हम उसे सुनना चाहते हैं। उनके यहाँ आने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने विचारधारा बदली, या उनके आने से हमारी विचारधारा बदलेगी। हम हमारी विचारधारा पे कायम है, प्रणव दा अपने विचारधारा पे कायम है। इसके बावजूद उनकी एक जगह है, उस जगह को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस, उनके विचारों से यदि हम इन्फ्लुएंस होते हैं या हमें कुछ मिलता है ज्ञान, तो क्यों ना ले, इसलिए हमने उनको बुलाया है। इसमें क्या गलत हुआ? तो जब गवई जी के पत्नी को बोला, तो राजेंद्र गवई जी जो उनके छोटे बेटे हैं, डॉक्टर है पेशे से, स्किन स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि हम हमारे माता के ऊपर छोड़ा, हमने माता के विवेक पे। जब हमारे और फोटोग्राफ रिलीज किया कि मेरे पिता संघ के इसमें गए थे कार्यक्रम में, संघ के कार्यक्रम में तो गांधी जी भी गए थे, मतलब दशहरे वाले नहीं, लेकिन संघ को तो गांधी जी ने भी विजिट किया था नागपुर में। सवाल इतना, आप वैचारिक मतभेद रखिए इतना, मतलब मुझे अटल जी का आज पार्लियामेंट का वो भाषण याद आता है कि मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या अटल जी विजनरी थे? उन्होंने सोचते, उनको दिख रहा था शायद हमारा देश की राजनीति कहां जाएगी। उन्होंने कहा कि अरे वैचारिक मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं हो करो। आज राजनीति ऐसी इस तरह मोड़ ले रही है कि मानो एक दूसरे के दुश्मन हो गए हम। गला घोटने के लिए क्या आमने सामने खड़े हो जाएंगे क्या? इस और आज विचार वही समय आ गया है। के प्रणेता आज तो वही मोदी जी हैं कि दुश्मनी मैं वही राजनीति में तुरता। और आज मतलब अटल जी जो सोच रहे थे, वो आज उतर रहा है जमीन पे भाई। आज कोई बीजेपी का मतलब बीजेपी का कोई एक मंत्री, बड़ी खास प्रधानमंत्री जी की, उनने मुझे कहा लेकिन आओ, कि अरे आप हम लोग आपसे हंस के हम बात करते हैं, आपको हंस से आपके आपके साथ हंस के बात करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत पूछा जाता है कि क्या है, कैसा, आप कैसे बात करते हैं इनसे। हम लोग थोड़ा मुद्दे से और तरफ चले गए, संघ का नहीं नहीं विजिट वगैरह। मैं शाह इसीलिए मैं शाह मोदी, इसी उस पर नहीं नहीं सीधा शाह अभी मोदी, वही जोशी मैं मुंद्रा वही कह रहा और था, भाग। क्योंकि बीच में रासू गवई जी की पत्नी का मामला आया, इसलिए हम विचारधारा, मतभेद, मनभेद और कैसा जो होना चाहिए समाज में, इस पे बात कर रहे थे। लेकिन फिर यदि हम संघ और इन दोनों गुजरातियों के बीच में आ गए, देखिए अब सत्ता का संघर्ष पीक पे पहुंच गया है। मुझे बताइए आशीष जी, यदि प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा अमित शाह जी में है तो गलत क्या है? बिल्कुल नहीं है गलत। हाँ हाँ। बिल्कुल गलत हाँ नहीं है हाँ भाई। आज एक दिन तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे ना, ऐसा हाँ। तो नहीं कि आप
यही रहेंगे। तो हाँ आपके बाद न्यूज़ चैनल पे आप किसको बिठाओगे? इसलिए ऑफिस में 3-4 लोग हैं, उनके तो आप आपस में हर एक के मन में होगा कि मैं हाँ आशीष जी की हाँ जगह ले लूँ, हाँ मुख्य संपादक की जगह ले लूँ। तो मुख्य संपादक की जगह लेने के लिए यदि कोई काम करता है, हाँ, अब फिर ये संघर्ष इसलिए हो गया कि आप रिटायर्ड होने के लिए डर रहे हैं हम्म, कि कहीं लिफ्ट में मेरा गला घोट नहीं दे कोई, जगह खाली करने के लिए। जब ये संघर्ष हो गया तो फिर इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो अमित शाह जी बनना चाहते हैं। अमित शाह जी को लगता है कि मोदी जी जब तक है तब तक मेरे चांसेस है। हम्म, मोदी जी की जगह यदि कोई गैप आ गया बीच में, हाँ तो मोदी जी के साथ मेरा भी, मतलब चड्डी के साथ बनियान भी बदलेगी। हम्म, प्रॉब्लम वो है, इसलिए अध्यक्ष पद घोषित नहीं हो रहा है। रोज नया नाम आता है। अब देवेंद्र फडणवीस का नाम आया है। इनका तो कई बार चल चुका, कई राउंड आया, हाँ, कई राउंड मुंबई हाँ। लौट गया, और बोले कई राउंड आया। और बोले हाँ, देवेंद्र फडणवीस इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस के पास उम्र है, 2029 तक मोदी जी रहेंगे, उनके नेतृत्व में अभी भाजपा चलेगी, और 2029 के बाद जब आएगी सत्ता तो फिर देवेंद्र जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनके पास एक उम्र होगी। अब गडकरी जी की उम्र नहीं है। जो लोग गडकरी को नहीं चाहते वो देवेंद्र का नाम आगे बढ़ा देते हैं। असली गडकरी खेल हो जैसा गया। स्ट्रांग हो, जैसे ही गडकरी के थोड़े चांसेस स्ट्रांग दिखने लगे, एकदम इथेनॉल आ गया कहीं से। हम्म, अरे भाई, गडकरी का अपने मंत्रालय में नहीं चलता, गडकरी का खुद के मंत्रालय में नहीं चलता। और ये जो गडकरी के मंत्रालय में लोग काम कर रहे होंगे, वो इस बात से कहेंगे कि भाई वानखड़ी जी आज सही बोल रहे हैं। ये वस्तु स्थिति है। गडकरी के मंत्रालय में भी ऊपर से ही लोग अपॉइंट होते हैं। गडकरी अपने पीएस नहीं रख पाए, जो पीएस थे उनके, उनको हटाना पड़ा, ऊपर से आदेश हुए तो ऐसे गडकरी पेट्रोलियम मंत्री मिनिस्ट्री में भी इंटरफेयर करेंगे। वो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भी इंटरफेयरिंग करेंगे, जो गाड़ियों की पॉलिसी तय करता है, सिर्फ अपने बेटे के लिए। गडकरी के बेटे की वो फैक्ट्री तब थी जब गडकरी मंत्री भी नहीं बने थे, पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं बने थे। क्योंकि गडकरी के घर में तो बहुत सारा काम है। भाई, गडकरी के बेटे यदि बिजनेस करते तो उसमें या तो गडकरी के बेटे को सारा काम छोड़ के नेतागिरी में उतर लेना चाहिए था। वो विधायक होते और मंत्री बनते फिर महाराष्ट्र में कहीं, जैसे खड़गे के बेटे बने हुए हैं। यदि उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं रहेगा, तो उनके बच्चे क्या पान का दुकान लगाएंगे, पान का ठेला लगाएंगे या चाय की दुकान लगाएंगे? पढ़े लिखे बच्चे वो बिजनेस करेंगे। और बाप के पास वैसे ही विजन है, वो तो 24 घंटा कभी बाम्बू से कुछ बनाओ, कभी क्या बनाओ, कुछ से कुछ बनाओ, चलते रहता है। गडकरी के बेटे से मिलोगे तो आप इतने वर्टिकल्स मिलेंगे, इतने जगह वो काम कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार जो गडकरी को दूरबीन से देख रही है, नजर हटी दुर्घटना घटी। जिस दिन गडकरी जी कुछ गड़बड़ करते हुए पाए जाएंगे, सबसे पहले ईडी पहुंच जाएगी और गडकरी जी का निपटारा होगा। और इतना यदि आप कहते हो तो आप जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, गडकरी को कोर्ट में खींचिए और गडकरी को अरेस्ट कर लीजिए। हमको क्या होगा? हम भी ताली बजाएंगे। फिर चलिए भाव इस फिर राज आते हैं। मैं बोल रहा हूं, नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो ये जो कैंपेन चल रहे हैं, ये बेसिकली सत्ता से शीर्ष का संघर्ष है आशीष, और ये होता है। ये संघर्ष इंदिरा गांधी के समय भी था। संजय गांधी को लोग प्राइम मिनिस्टर करके, बस आने वाला उम्मीद संजय गांधी ही है, इसीलिए संजय गांधी के पीछे एक लॉबी खड़ी हो गई थी ना। हम्म, संजय गांधी राजनीति में आने के बाद, अब इंदिरा जी के बाद संजय करके पहले से लोगों ने एडवांस बुकिंग करना चालू कर दी थी, संजय से दोस्ती करके। और फिर इतना अहम हो गया कि लार्जर देन लाइफ हो गया। यहाँ सोनिया गांधी थी जब यूपीए 2 में, देखिए आप, ऑल ऑफ सडन 3 पावर सेंटर हो गए। सोनिया गांधी एक पावर सेंटर थी, राहुल गांधी अलग पावर सेंटर हो गए। हम्म, और सरकारी कैबिनेट ने ली हुई डिसीजन राहुल गांधी फाड़ देते हैं। मतलब राहुल गांधी सुपर कैबिनेट हो गए ना। तो ये कांग्रेस में, ये समाजवादी में देखिए आप, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल नहीं। एक सत्ता संघर्ष अभी चल ही रहा है मायावती जी के यहाँ, कभी भतीजा अंदर, कभी भतीजा बाहर।
नहीं मैं तो ये अभी सत्ता फिर ये वापस सत्ता, हाँ, हाँ, ये सत्ता संजय संघर्ष है। संजय जोशी और शाह की जोड़ी बनाम वसुंधरा और मोदी की जोड़ी, हम तो ये देखना देखिए, चाह रहे हैं कि इसमें कौन स, किसको निपटा पाएगा। निपटाना तो शाह और स, मोदी एक दूसरे को है। देखो भैया, मैं तो ये देखता हूँ संघ के हाथ में लड्डू है। हम्म। हाँ। दोनों में से कोई भी हो, निपटारा आपस में होना है। हम्म। लेकिन एक बात तय है कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। हम्म। तो 2029 तक रहेंगे, तो संघ का अध्यक्ष 2029 तक के लिए तो इंतजार नहीं करेगा ना, बीजेपी का अध्यक्ष। हाँ। हाँ। और बीजेपी का अध्यक्ष यदि वसुंधरा या जोशी बनता है, तो ये किसने कहा आपको कि संजय जोशी बनने के बाद वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम्म। ये दोनों संघ के सिवा कुछ नहीं करेंगे। हम्म। ये दोनों संघ को पूछ के ही करते हैं। मैं आगे की बात और बता दूं, यदि वसुंधरा जी प्रधानमंत्री से मिले या यदि अमित शाह संजय जोशी से मिले, तो ये पूरी जानकारी संघ की जानकारी में था। ये दोनों लोग इतने संघ से लाइंड अप है कि वो हम्म। बीच में कोई गैप नहीं छोड़ते। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये संघ की अनुशंसा से हो रहा है। मीटिंग्स, मिलना जुलना, आना जाना, देख लो क्या कहते हैं, सुन लो क्या कहते हैं, हम्म। इस तर्ज पे चल रहा है। हम्म। लेकिन इसमें मुझे पलड़ा भारी थोड़ा मोदी जी का लग रहा है, क्योंकि मोदी जी के पास एक गारंटी है 2029 तक की। तो 2029 तक अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसकी गारंटी अमित शाह के पास नहीं है। और एक बार संघ का अध्यक्ष बनेगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बदलेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड बदलेगा तो क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड में अमित शाह होंगे? जैसा गडकरी को उठा के फेंक दिया 2 मिनट के अंदर, तो ऐसा मतलब अमित शाह यदि पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाहर गए, तो फिर अमित शाह के हाथ में ताकत किस बात की रही? हाँ हाँ, वहां से बाहर होने के बाद तो खेल खत्म है। कुल मिला जुला करके यही माने कि मोदी जी फिलहाल शाह की कीमत पर, मतलब शाह को रौंदते हुए संघ के करीब जाकर के नतमस्तक, मतलब संघ प्रणाम करने की कोशिश में है। छोटी सी वाइंड अप के समय उस बंदरिया की कहानी की याद दिलाता हूं। कहानी बताने की जरूरत नहीं दर्शकों को। इस देश का शायद ही कोई बच्चा होगा जो कहानी नहीं जानता कि बंदरिया के जब नाक में पानी गया, तो उसने अपनी बच्चे को पैरों के नीचे रौंद के बाहर कूद गई। तो शाह को रौंद के बाहर कूदने के चक्कर में मोदी। पार्टी का अध्यक्ष कौन होता है, इस पे तय करेगा। और इन दोनों में से अध्यक्ष यदि इन गुजरातियों ने ही तय कर दिया, तो समझ लेना वो बच्चा संघ था जो पानी के नीचे है। हाँ हाँ, हाँ, फिर वो संघ ही बच्चा होगा। और संघ, ये भी चांसेस हैं, ये हाँ मत बिल्कुल जाइए है कि का आ गया ना। और डाक टिकट आ गया तो मोदी जी सरेंडर हैं। ये मोदी और शाह, ये आखिरी समय तक क्या करेंगे, संघ को सबसे ज्यादा सावधान। देखिए सावधान, वसुंधरा के पास खोने का कुछ नहीं है, जो है कुछ भी नहीं है। पाने को है। संजय जोशी के पास जोशी खोने के को पास कुछ नहीं है, सब कुछ तो कुछ खो नहीं है, चुके हैं। पानी का पानी, मिलेगा पानी को तो है, मिलेगा ही जीवन में, लेकिन संघ के पास सब कुछ खोने को है। होने सब को कुछ है। खोने को है। तो सबसे ज्यादा दांव पर संघ है। संघ न निपट जाए इसी में, तो ये संघ के लिए है ज्यादा खतरा, संघ के लिए। खैर, हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।